हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाई टीच क्लासेस। आइए फ्रेंड्स, हम आगे का अपना सीडीपी का क्वेश्चंस आंसर का प्रैक्टिस सेशन जो स्टार्ट कर रहे थे फ्रेंड, मतलब स्टार्ट है, उसको हम कंटिन्यू करते हुए आगे का हम प्रश्नों को देखते हैं। और ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2016 का है फ्रेंड्स। हूबहू जो 1 to 5 में जो क्वेश्चंस पेपर आए थे एकदम सेम सीडीपी का है। और ये परीक्षा की तिथि थी 21 फरवरी 2016। फ्रेंड, इससे पहले वाली जो सीडीपी की वीडियो बनाया था मैंने, वो भी 2016 का ही मतलब के पेपर था। लेकिन फ्रेंड्स, साल में 2 बार सीटेट होते हैं, तो ये दूसरा वाला जो पेपर फरवरी में हुआ था फ्रेंड्स 2016 में ही, उसका है ये पेपर्स। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपना जो कंटिन्यू सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमको इस बार आपको सीटेट क्वालिफाई कराना है, ये हमारा संकल्प है। क्योंकि हम देखते हैं आपके सपनों को अपनी नज़रों से। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा ना देर करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, तो 4 ऑप्शंस देख लेते हैं। शिक्षिका को क्या? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो बी ऑप्शंस देख लेते हैं। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए उत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। सी ऑप्शंस है फ्रेंड्स, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और डी ऑप्शंस है फ्रेंड्स हमारा, कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चर्चा जो लिखा है ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्योंकि मैंने आपको डू और डोंट में भी बताया कि हमें बच्चों से क्या कराना है, डिस्कशन कराना है। जितना बच्चा ज़्यादा डिस्कशन करेगा, जितना ज़्यादा बच्चा बातचीत करेगा, उतना ज़्यादा उसका जो ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, वो एक्सपोजर में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो हमें चर्चा पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसलिए हमारा जो फ्रेंड्स डी ऑप्शन है, वो सबसे अच्छा पॉजिटिव आंसर है फ्रेंड्स इन चारों में से। तो आइए इसको व्याख्या सहित भी और देख लेते हैं कि शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक मतलब मीन्स होता है फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट, परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में दिया गया व्याख्यान स्पष्ट हो। ठीक है फ्रेंड्स? जो शिक्षक है, अगर वो अपने कक्षा कक्ष में जो व्याख्यान करता है, वो क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी द्वारा आसानी से उसको ग्रहण किया जा सके तथा साथ ही शिक्षक एवं विद्यार्थी का जो संबंध है, वो भी सहज हो सके। ताकि विद्यार्थी के मन में उत्पन्न शंका, जो डाउट होता है फ्रेंड्स, जो डाउट आएगा, उसका वो समाधान कर किया जा सके उसके द्वारा। ठीक है? शिक्षक के द्वारा। और शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य विषय संबंधी चर्चा में विद्यार्थी को स्वयं को सहज अनुभव कर सके। ठीक है फ्रेंड्स? यानी कि जो डिस्कशन होगा, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो उनके बीच में जब चर्चा संबंधी जो होगा विषय, तो उसमें विद्यार्थी अपने आप को क्या करेगा? सहज अनुभव करेगा। सहज अनुभव करेगा तभी वो क्वेश्चंस पुट अप करेगा टीचर के सामने, और अपने डाउट को, अपने संदेह को वो जितना ज़्यादा पूछेगा, जितना ज़्यादा डिस्कशन करेगा टीचर से, जितना ज़्यादा इंटरैक्शन करेगा टीचर से, उतना ही उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स? कहने का सेंस यही है यहाँ पर। फिर आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? यानी सक्रिय यानी कि क्रिएटिविटी, मतलब सक्रियता यानी एक्टिविटी का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? ठीक है? तो याद करना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डू और डोंट में आपको बताया कि बच्चों को हमें याद नहीं कराना, रोट नहीं कराना, रोट मेमोराइज नहीं कराना, ये सब पे फोकस नहीं करना। तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यानी याद करना, फिर प्रत्यास्मरण सुनना, ये तो यहीं से हमने पहले ही लाइन पढ़ा, और यहीं से ही हमको ये ऑप्शंस पे आपको आगे पढ़ाना नहीं है, हमको दूसरे ऑप्शंस पे तुरंत चला जाना है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो जो हमारे जो टैग वर्ड है फ्रेंड्स, इनको करने से हमको क्या होगा कि हम अपने क्वेश्चंस के जो जो 4 ऑप्शंस है, उस पे अगर हम इस तरह के टैग वर्ड को देखेंगे, तो उस पे हमको ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है वहाँ पर। और अपने समय को बचाते हुए हम क्वेश्चंस को जल्दी से जल्द सॉल्व करेंगे, और जितना जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, हमारा और जो सेक्शन है जैसे मैथ में आप वहाँ पर आप ज़्यादा न्यूमेरिकल में टाइम दे सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो इसलिए ये सब चीज़ें जो टैग वर्ड वाली जो मैंने वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, डू एंड डोंट की, तो आप जाके बार-बार देखिए, बार-बार सुनिए फ्रेंड्स, ताकि आपको वो चीज़ पता हो जाए कि हमको बच्चों को क्या कराना है, क्या नहीं कराना है। ठीक है फ्रेंड्स?
और आपको पेडागोजी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। और रही बात थ्योरी की तो मैंने जितने भी थ्योरिस्ट के हैं थ्योरी है वो मैंने कराई है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, सीटेड थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें जाइए, आप उसमें पूरा जो है थ्योरी है मैंने उसको कराया है, उसको आप कर लीजिए। थ्योरी से कम 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। हिंदी में भी आता है आपका थ्योरी से, एनवायरनमेंट में भी आपका थ्योरी से 1 आध 2 थ्योरिस्ट पूछ लेते हैं, हिंदी में भी पूछ लेते हैं और सीडी में तो पूछता ही पूछता है फ्रेंड्स। कम से कम 3, 4, 5 क्वेश्चंस तो सीडीपी में आ जाते हैं थ्योरिस्ट से। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे ऑप्शंस देखते हैं कि सी ऑप्शंस क्या है, जांच पड़ताल करना, पूछना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। देखिए फ्रेंड्स सी ऑप्शंस हमें सबसे अच्छा ऑप्शंस लग रहा है, लेकिन हम डी ऑप्शंस भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमको ये हमेशा याद रखना है कि हमको चारों ऑप्शंस को जरूर टच करना है। यहाँ भले ही मैंने ये कह दिया कि यहाँ याद करना आ गया तो आपको इसको आगे नहीं पढ़ना है, ये मैंने कहा, ये नहीं कहा कि आपको ये पढ़ना ही नहीं है। ये हमेशा याद रखिए, आपको चारों ऑप्शंस पढ़ना है, बशर्ते आपको उस चारों ऑप्शंस में पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को ढूंढ के उस ऑप्शंस पे ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए, ज्यादा समय ना देते हुए उसको आपको उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है बस। यानी अगर यहाँ पर याद करना आ गया तो आपको तुरंत इसको छोड़ के दूसरा ऑप्शंस पढ़ना है खट तुरंत। तो इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और आप जल्द से जल्द उस पॉजिटिव आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो सी ऑप्शंस क्या है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। और डी ऑप्शंस क्या हो गया, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। देखिए फ्रेंड्स ये ऑप्शंस आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि शिक्षकों द्वारा दिए गए उत्तरों का नकल करना, ऐसा कुछ नहीं कराना है हमें बच्चे को, ना बच्चे को करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा सबसे अच्छा आंसर है कि हम बच्चे को क्या करें, जांच पड़ताल करना है, इसके द्वारा प्रश्न पूछना है और वाद विवाद के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सी ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा है। आइए इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं। तो हमारा जो व्याख्या है इस प्रश्न से रिलेटेड, तो प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का अर्थ है कि शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों में क्रमबद्धता हो, जिससे कार्यों की तारतम्यता बनी रहती है तथा अधिगम कार्य सुगमता पूर्वक होता रहे। सक्रियबद्धता का क्रम है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स हमें देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, यानी क्रिएटिविस्ट होते हैं, तब बच्चे तब सर्वाधिक क्रिएटिविटिस्ट होते हैं बच्चे जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। यानी क्वेश्चंस क्या कह रहा है फ्रेंड कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील, सृजनशील मीन्स होता है फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिएटिविटिस्ट, यानी क्रिएटिविटी हो के अंदर होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। और कैसे उसका 4 ऑप्शंस के थ्रू देख लेते हैं। शिक्षक की डांट, देखिए फ्रेंड डांट यानी स्कोल्डिंग करना, डांटना बच्चे को तो हमें हाई नहीं है, एक शिक्षक को बच्चे छोटे बच्चों को हमको डांटना ही नहीं है, मारना ही नहीं है, ये सब हमें कराना ही नहीं है फ्रेंड। इसलिए मैं बार बार आपको क्वेश्चंस को इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए फ्रेंड्स मेरे जो टैग वर्ड्स और जो भी जितने भी टैग वर्ड्स बताए हूँ मैं उससे रिलेटेड हमेशा आपको क्वेश्चंस देखने को यहाँ एज अ प्रूफ में दिखा रहा हूँ कि देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको इस बार भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, देखिएगा आप। तो आप अभी से ज्यादा वीडियो को ज्यादा जाके सुनिए, देखिए, ताकि आपका सीटेट इस बार क्वालिफाइड हो जाए। और हम लोगों का मेन मोटिव यही है कि इस बार आपको सीटेट क्वालिफाई कराना ही है। तो डी ऑप्शंस क्या है, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, ये नहीं करना है फ्रेंड, दबाव प्रेशर ये सब हमें डालना ही नहीं है बच्चे के ऊपर। फिर सी ऑप्शंस है अपनी रुचि से। फिर डी ऑप्शंस पुरस्कार के लिए, तो पुरस्कार उस ये सब हमें कुछ करना ही नहीं है पुरस्कार के लिए। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड फ्रेंड की अपनी रुचि से, यानी कि जब बच्चा क्या करेगा अपनी रुचि से सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, तब वे क्या किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, यानी अपनी रुचि से वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो वो क्या होते हैं, सर्वाधिक क्रिएटिविस्ट होते हैं, यानी सर्वाधिक सृजनशील होते हैं बच्चे, ठीक है फ्रेंड्स। इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये व्याख्या क्या कह रही है इस प्रश्न से रिलेटेड। देखिए सृजनशीलता का तात्पर्य है कि नवीन विचार, वस्तु अर्थात किसी नवीन विचार को जन्म देना, ठीक है फ्रेंड्स, या किसी नवीन वस्तु का आविष्कार करना सृजनशीलता कहलाती है, क्रिएटिविटिस्ट कहलाती है, ठीक है फ्रेंड। बच्चों में सृजनशीलता किसी प्रकार के दबाव या दंड स्वरूप या बाह्य प्रेरणा से नहीं पैदा की जा सकती। देखिए फ्रेंड्स ये लाइन याद रखिएगा कि जो सृजनशीलता है यानी जो क्रिएटिविटी है वो बच्चों में क्या है, किसी दबाव से नहीं
मतलब दबाव से नहीं पैदा की जा सकती, दंड के स्वरूप में नहीं पैदा की जा सकती और बाह्य प्रेरणा से नहीं पैदा की जा सकती। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा खुद नहीं किसी चीज़ के लिए अपनी रुचि नहीं जागृत करेगा, तब तक उसके अंदर वो सृजनशीलता उत्पन्न हो ही नहीं सकती। जब तक उसके अंदर अपनी खुद की रुचि नहीं पैदा होगी। फिर सृजनशीलता मुख्यतः व्यक्तिगत रुचि से उत्पन्न होती है। देखिए फ्रेंड, वही कहने का सेंस जो मैंने अभी बताया, होती है। अतः बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होंगे जब वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए फ्रेंड्स, हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। भारत में अधिकांश जो कक्षाएँ हैं, बहुभाषी होती हैं। देखिए फ्रेंड, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए, बार-बार पूछा। अभी मैंने जो 2016 का जो अभी प्लेलिस्ट में आप जाइए, 2016 का ही मैंने सीडीपी का क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराया है। उसमें भी देखिए बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी, इस तरह से क्वेश्चंस बहुत में भी पूछा हुआ है। और मैंने एनवायरमेंटल स्टडीज़ का भी क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराया है, उसमें भी बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक करके क्वेश्चंस आया है। तो फ्रेंड्स, ये सब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हर बार सीटेट इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को रख कर पूछता ही पूछता है क्वेश्चंस। तो ये सब आपके एक नंबर फिक्स हैं फ्रेंड्स। तो ये सब एकदम जान लीजिए एकदम, कि इस तरह के क्वेश्चंस आएँगे तो हमें आप आंसर क्या देना है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्नों को फिर से एक बार। भारत में अधिकांश कक्षाएँ बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके रूप में देखना चाहिए? परेशानी के रूप में। परेशानी के रूप में हमें देखना ही नहीं चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमें बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक अगर हमारी कक्षा है, तो हम उस बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक कक्षा में जो बच्चे हैं, उनके हमके बहु हाँ, हाँ, उनके जो बहुभाषिक होंगे और बहुसांस्कृतिक होंगे, तो हमको हमको एज़ अ टीचर उनको क्या करना है? रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है। तभी हमारी जो कक्षा होगी क्या होगी? एक मतलब पॉज़िटिव कक्षा होगी। यानी हमारे बच्चे जो हम स जो कक्षा में वो क्रिएटिव होंगे। ठीक है फ्रेंड्स? और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके? परेशानी के रूप में देखना ही नहीं है, समस्या के रूप में देखना ही नहीं है, बाधा के रूप में देखना ही नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या है? एक संसाधन के रूप में रहेगा। यानी शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स? यानी अगर हमारी कक्षा बहुभाषी है, बहुसांस्कृतिक है, तो वो हमारे लिए क्या होगी? एक संसाधन के रूप में होगी। ठीक है फ्रेंड्स? क्यों संसाधन के रूप में होगी? क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी भी बैकग्राउंड कल्चर से होगा या किसी भी क्षेत्रीय भाषा से होगा, तो वो क्या होगा? उसके हम भाषा से हम कुछ न कुछ उस मतलब उसके ह मतलब कि कुछ न कुछ हम भी सीखेंगे, कुछ न कुछ वो मतलब और भी बच्चे सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो हमें उनके जो बहुभाषी हैं, वो बच्चे हैं, यानी कि क्षेत्रीय लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो उनकी क्षेत्रीय लैंग्वेज को हमको क्या करना है? सम्मान देना है। और किसी अदर कल्चर से होगा, तो उस कल्चर को हमें सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देना है। और अपने इस मतलब कि इस कक्षा को, यानी बहुभाषी कक्षा को, बहुसांस्कृतिक कक्षा को हमें क्या कर किस रूप में देखना है? संसाधन के रूप में देखना है। ठीक है फ्रेंड्स? आइए इससे व्याख्या भी देख लेते हैं कि भारत में अनेक कक्षाएँ बहुभाषी होती है। अतः इसे शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी अगर किसी दूसरे भाषा के माध्यम से अधिगम्य समस्या का सामना करता है, तो उसे अन्य भाषा के माध्यम से समझाया जा सकता है। देखा फ्रेंड्स? तो मैंने जो समझाया फ्रेंड्स, वो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड? मेरा जो मेन मोटिव है कि इस सारे प्रश्नों के जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुँचे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, यानी एग्ज़ाम रूम में आप जाएँ तो आपका प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर रहे और आप जल्द से जल्द क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक हम लोग को ज़रूर दिया करिए। और सुची मैम आपको हिंदी का पेडागॉजी और प्लस ग्रामर आपको करा ही रही हैं, उनकी भी आप जाके क्लास ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर हैं फ्रेंड्स, वो भी सीटेट क्वालिफाइड टीचर हैं। और प्लस वो आरओ, एआरओ की भी तैयारी आप लोगों को जल्द से जल्द न्यू बैच लॉन्च करके वो आप लोग को फ्री में आपको आरओ और एआरओ की प्रिपरेशन कराने जा रही हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उनकी क्लास को भी आप लोग मिस मत करिए, उनकी भी रिकॉर्डेड क्लास आ रही है, तो उसको भी देखिए, ताकि आपकी सीटेट की अच्छी प्रिपरेशन हो सके। आफ्टर सीटेट एग्ज़ाम के बाद मैम आपको एआरओ और आरओ की परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करेंगी इसी चैनल पर आपको।
हो सकता है मैम लाइव भी आके पढ़ा सकती हैं या आपको रिकॉर्डेड वर्ज़न में भी आपको क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर देखिए उनकी क्लास को, ठीक है फ्रेंड्स? ताकि आपका हिंदी का जो प्रैक्टिस हो सके और हो सकता है मैम सोशल स्टडी का भी कराएँ, ठीक है फ्रेंड्स? तो पेपर से पहले आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का मेन मोटिव है कि क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स? तो आइए देखते हैं आगे की तो हाँ, कहाँ पर थे फ्रेंड्स? हाँ, तो उसे अन्य भाषा के माध्यम से समझाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए देखिए 5वाँ प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि हमें शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ क्या है? बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिह्नित करने के अच्छे अवसर। नहीं फ्रेंड्स, ये सब हमें करना नहीं है। हमें बच्चों को कमज़ोर नहीं साबित करना, उत्कृष्ट चिन्ह के लिए अच्छे अवसर, ये सब हमें नहीं करना। यानी शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों से क्या होगा? त्रुटियों से क्या होगा? बच्चा जितनी गलती करेगा, जितनी भी ज़्यादा त्रुटि करेगा, वो उसको करने देना है हमें। क्योंकि वो जब तक गलती नहीं करेगा, त्रुटि नहीं करेगा, तब तक वो सीखेगा नहीं। तो इसलिए हमें बच्चों को गलती करने देना है। ठीक है फ्रेंड्स? उन्हें हमें उनको गलतियों को टोकना नहीं है, रोकना नहीं है, मारना नहीं है उस गलतियों से और डाँटना नहीं है फ्रेंड्स, ये सब हमें नहीं करना है बच्चे को। ठीक है फ्रेंड्स? अपनी गलती निकाल देना है एज़ अ शिक्षक, लेकिन बच्चों की गलती हमें नहीं निकालना है सीटेट के अकॉर्डिंग। सीटेट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, आयोग के अकॉर्डिंग हमें बच्चों की गलती नहीं निकालना है, खुद की गलती निकाल लेना है, ठीक है फ्रेंड्स? क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको सीटेट पास होना है तो अपनी गलती निकाल लेना है लेकिन बच्चों की गलती नहीं निकालना है, ठीक है फ्रेंड? क्वेश्चंस पेपर के में जाके, ठीक है? लेकिन आप मतलब कि हमें बच्चों की गलती नहीं निकालना है। अगर आपको सीटेट पास होना है, तो बच्चों की गलती नहीं निकालना है, ना फ़ोकस करना है उसपे, ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए देख लेते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी की सफलता के सूचक हैं। फिर सी ऑप्शंस क्या है? उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शंस है, लेकिन चौथा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। कठोरता से निपटानी जानी चाहिए। हमें कठोरता, पनिशमेंट ये सब करना ही नहीं है फ्रेंड्स। ये सब हमारे नेगेटिव वर्ड हैं और हमें पॉजिटिव वर्ड सबसे अच्छा क्या है? उनके चिंतन को समझना है, ठीक है? समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ठीक है? उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ये सबसे अच्छा ऑप्शंस है और हम इसका व्याख्या सहित भी देख लेते हैं। देखिए, शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियों को उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों से शिक्षक विद्यार्थी की समस्याओं की पहचान कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स? तथा सही दिशा एवं निर्देश के द्वारा विद्यार्थियों की समस्या का समाधान कर सकता है, जो विद्यार्थियों के शैक्षिक परिपक्वता में सहायता प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, डैश फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया है आगे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो किसने कहा है फ्रेंड्स? हमारे प्याजे महोदय महोदय ने कहा है। आइए देख लेते हैं इसको व्याख्या सहित भी। हाँ, जीन प्याजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमणित प्रचारित करने वाला प्राणी यानी एक्टिव एंड इन्फॉर्मेट इन प्रोसेसिंग बीइंग स्वीकार किया है। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए 7वां क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि 7वां क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारा? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ये फ्रेंड्स सी ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, तो सी ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है। हम इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का तात्पर्य है कि कक्षा का वातावरण, विषय का चुनाव तथा पाठ्यक्रम छात्रों के अनुकूल हो
ताकि विद्यार्थी उसे आसानी से आत्मसात कर सकें तथा विद्यार्थी शिक्षक एवं कक्षा के साथ सहजता का अनुभव करे, ताकि कक्षा कक्ष की गतिविधियों में रुचि पूर्वक भाग ले तथा अपनी अभिव्यक्ति को वर्णित कर सके। ठीक है फ्रेंड्स? आइए 8वाँ क्वेश्चन्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड हमें यहाँ थोड़ा-सा स्पीड बढ़ाना होगा, लेकिन फिर भी आप मैं यहाँ नॉर्मली स्पीड से ही चलूँगा, क्योंकि आपको मुझे मेन मोटिव मेरा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। आपको अगर वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में करके देखनी है तो आप यूट्यूब के जब आप ये वीडियो प्ले करेंगे तो आपको साइड में यूट्यूब के यहाँ पर साइड में राइट हैंड साइड में ऊपर साइड में आपको इस तरह का या बटन दिखेगा या 3 डॉट्स करके होंगे। हर फ़ोन में अलग-अलग फ़ंक्शन के हिसाब से होगा फ्रेंड्स, लेकिन मैं यहाँ कॉमनली बता रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा ही सेटिंग का आपको ऑप्शंस वहाँ पर दिखेगा, प्ले वीडियो जब करेंगे, तो वहाँ से जब आप सेटिंग पे इस तरह के बटन पे क्लिक करेंगे या 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे करके फ़ोल्डर खुलेगा, जिसमें आप स्पीड के लिए आप नॉर्मल स्पीड पे वो रहेगा, लेकिन आप उसमें वहाँ पर क्लिक करके आप स्पीड को वीडियो की स्पीड को इंक्रीज़ करके मेरी ये रिकॉर्डेड वीडियो को आप अच्छी तरीके से जल्दी-जल्दी सुन लीजिएगा। और इसी तरह हर वीडियो को मैं कहूँगा कि आपके पास समय कम है, आप जल्दी-जल्दी करके वीडियो को सारा कई बार आप सुन लीजिए, ताकि आप जितनी बार सुनेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए देख लेते हैं जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो किस तरह सहायता कर सकता है? प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। तो आगे और देख लेते हैं फ्रेंड, कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, उस पर एक भाषण देकर, फिर कार्य को छोटे हिस्सों में बाँटने के बाद निर्देश लिखकर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर तो ठीक है, फिर सबसे पहले कार्य पूरा यहाँ एक कंडीशन रख दिया फ्रेंड, यानी शर्त रख दिया कि यानी जो बच्चा सबसे पहले कार्य करेगा उसी को हम पुरस्कार देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना, कंडीशन-वंडीशन कुछ हमें अप्लाई ही नहीं करना। ठीक है फिर कोई भी सहायता ना देकर फिर यहाँ पर एक नेगेटिव हो गया कि हमें बच्चे को कोई सहायता ही नहीं देना पड़ेगा। भाई बच्चा छोटा है, भाई बिना वो सहारे के वो कैसे वो कर लेगा? आप खुद देखिए बच्चा यहाँ पर यानी कि हाँ, आप 1 टू 5 के क्वेश्चन्स आप पुट अप कर रहे हो यहाँ पर मतलब सॉल्व कर रहे हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ बच्चा 1 से 5 का बच्चा है यानी छोटा बच्चा है, हमको ये सब करना ही नहीं है। कि हमें सहायता नहीं देना, ये सब नहीं करना है हमें, ये सब नेगेटिव वर्ड है। फिर इस उस पर एक भाषण देना, अरे भाई बच्चा छोटा है, उस पे भाषण आपका लेक्चर का क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बच्चों की तरह सोच के क्वेश्चन सॉल्व करना है कि अगर मैं उस बच्चे के दर पे होता, तो मैं क्या करता? ठीक है? तो डी ऑप्शंस है कि कार्य को छोटे हिस्सों में बाँटने के बाद निर्देश लिखकर। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि विद्यार्थियों के सामने जटिल परिस्थितियाँ या समस्या उत्पन्न हो जाने पर शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है, ठीक है फ्रेंड? तथा समस्या समाधान करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। फिर शिक्षक द्वारा समस्या समाधान में छात्रों को कार्य के छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटने का निर्देश दे सकता है, ठीक है फ्रेंड्स? क्योंकि छात्र उन छोटे-छोटे कार्यों को आसानी से कर सकते हैं तथा अन्यथा कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए 9वाँ क्वेश्चन्स देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या कह रहा है 9वाँ क्वेश्चन्स हमारा शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ठीक है फ्रेंड्स? जिस रूप में उन्हें क्या करा है? ग्रहण किया है। तो यानी अच्छा है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल होगा। एक दूसरा बी ऑप्शंस क्या कह रहा है? एक प्रभावी आकलन युक्ति है। फिर सी ऑप्शन कह रहा है कि समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन डी ऑप्शंस देख लेते हैं और ये ऑप्शंस क्यों सही है ये इसको व्याख्या में भी हम देख लेंगे। फिर अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। ये ऑप्शंस होगा नहीं फ्रेंड्स, सी ऑप्शन सबसे अच्छा हमारा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों से ये अपेक्षा करना है कि विज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे, जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, आपने भाई अगर मैंने कोई चीज़ आपको लेक्चर दिया, तो मैं ये थोड़ी नहीं एक्सेप्ट एक्सेप्ट मतलब आपसे वो करूँगा एस्पेक्ट रखूँगा कि आप उसको जैसे मैंने एज़ इट इज़ बोला, जैसे मैंने एट इज़ इज़ एज़ इट इज़ बताया आपको, आप सेम उसी तरह ही बताओ।
भाई आप उसको आप अपनी तरीके से बताओगे, ज़ाहिर-सी बात है। अब फिर वो तो बच्चा छोटा है, वो कैसे इतना कर लेगा? तो ये सब बहुत ध्यान रख के आपको क्वेश्चन्स के आंसर को क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स? फिर सी ऑप्शंस देख लेते हैं कि यह परिस्थिति समस्यात्मक है कि शिक्षार्थी ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति शिक्षार्थी किसी विषय पर प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव के द्वारा व्याख्या करता है तथा ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड? ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित करना रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। ठीक है फ्रेंड्स? ये बात बिल्कुल सही है भाई। अगर मैं कहूँगा कि नहीं आप उसी तरह ही प्रस्तुत करो, उसी तरह ही बोलो, उसी तरह से ही बताओ, तो मैं आप क्या करोगे? उसके लिए जाओगे खूब रटोगे कि सर ने ऐसे बोला था, ऐसे इस तरह से बताया था। तभी आप उस चीज़ को वहाँ पर उस तरह एज़ इट इज़ रख पाओगे। लेकिन अगर सोचो कि मैंने आपको ये बता दिया और फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप उसको जैसे जो चीज़ मैंने बताया आप उसको आप बताओ, तो आप उसमें ज़ाहिर-सी बात है आपके बताने में कुछ न कुछ फ्लक्चुएशन होगा जो कुछ न कुछ आप अपने तरह से उसको एक्सप्लेन करोगे। तो वही चीज़ यहाँ सेंस है कहने का। ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित करना रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है तथा इससे मानसिक और बौद्धिक विकास अवरोध हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? अब देखिए फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चंस तैयार हुए हैं आपको खुद भी नहीं पता। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चंस घुमा के भी पूछता है तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स? अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का चक्र क्या होता है? बेहतर होता है। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न क्या कह रहा है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, यानी डिस्कशन का उसको मतलब कि अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का चक्र क्या होता है? बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अनवरत होता है, यानी अवनत होता है। सॉरी फ्रेंड, माफ़ कीजिएगा, गलत पढ़ दिया हूँ मैं। तो सी ऑप्शंस क्या कह रहा है? अवनत होता है और डी ऑप्शंस क्या है? समान रहता है। तो क्या होगा ए ऑप्शंस हमारा सबसे अच्छा है कि भाई जब डिस्कशन करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसका क्या होगा? सीखने का जो चक्र होगा बेहतर होता होगा और हमें बच्चों को डिस्कशन ही कराना है, चर्चा पर चर्चा ही कराना है, वाद-विवाद ही कराना है। ये सब हमारे पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि विकास की गति, देखिए इसका व्याख्या सहित भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का चक्र क्या हो जाता है? बेहतर हो जाता है। क्योंकि समस्या पर चर्चा करने से विद्यार्थी एक-दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। देखा फ्रेंड्स, ये वही सेंस है कि भाई आपको चर्चा पर चर्चा कराएँगे, वाद-विवाद कराएँगे, डिस्कशन होगा बच्चों में, तो वो क्या होगा कि एक-दूसरे से वो चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड? तथा विद्यार्थियों में नए ज्ञान का भंडार भी संचित होता है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो किस मतलब कि नमूने का अनुगमन करती है, उसको देख लेते हैं ऑप्शंस में। एड़ी से चोटी, बी ऑप्शन अव्यवस्थित, सी ऑप्शन अप्रत्याशित और डी ऑप्शंस क्या होता है कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित और डी ही ऑप्शंस हमारा सबसे अच्छा है फ्रेंड्स, कि जो हमारा जो विकास की गति है वो क्या होती है? क्रमबद्ध होती है और व्यवस्थित होती है। और जीन पियाजे ने भी कहा है शायद, जीन पियाजे ने भी कहा है फ्रेंड्स कि हम किसी भी अपने स्टेप्स को हम नहीं वो छोड़ सकते। बच्चों में जो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स? विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। यह भिन्नता भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, परंतु प्रत्येक व्यक्तियों में विकास एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार ही होता है। अतः यह विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ठीक है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स आइए 12वां प्रश्न देख लेते हैं कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा एक उचित है? तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। फ्रेंड्स क्या है कि इसमें क्या क्वेश्चंस क्या है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा एक उचित है? उचित कौन-सा है फ्रेंड्स वो देखना है। विकास जन्म से प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ठीक है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। फिर बी ऑप्शंस कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। फिर सी ऑप्शंस कह रहा है विकास एकल आयामी है। फिर डी ऑप्शंस कह रहा है विकास पृथक होता है।
तो बी ऑप्शन सबसे अच्छा फ्रेंड है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं। तो विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कंटिन्यू प्रोसेस है कि फ्रेंड्स, कि बच्चे का जैसे ही जन्म होता है, यानी कि विकास जो जन्म जन्म होता नहीं फ्रेंड, जन्म के गर्भ से ही बच्चे का विकास होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विकास एक सतत यानी कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर यानी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसके अंदर डेवलपमेंट होता ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, विकास कई प्रकार से होते हैं। देख लेते हैं कितने प्रकार से होता है। पहला है शारीरिक विकास होता है, फिर मानसिक विकास होता है, फिर सामाजिक विकास होता है, फिर शैक्षिक विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अतः अतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सब स्टेप बाय स्टेप ही होता है, यानी पहले शारीरिक विकास होगा, फिर मानसिक विकास होगा, फिर मानसिक विकास होगा तो आपका सामाजिक विकास अच्छा होगा, और सामाजिक विकास होगा तो फिर आपका मतलब कि ये सामाजिक और एवं सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये स्टेप्स यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले मानसिक विकास होगा फिर शारीरिक विकास होगा, ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स। किसी भी बच्चे के अंदर क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसा कि ऊपर के प्रश्न में भी कहा है कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से विकास होता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वन बाय वन क्वेश्चंस विकास से ही पूछ लिया यानी डेवलपमेंट से ही पूछ लिया। तो यानी कि बच्चे का पहले शारीरिक विकास होगा फिर मानसिक विकास होगा, ऐसा नहीं है कि पहले मानसिक विकास हो जाएगा तब उसके बाद शारीरिक विकास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी पहले बच्चे का शारीरिक विकास होगा, फिर मानसिक विकास होगा, फिर सामाजिक विकास होगा, फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलता है और क्रमबद्ध तरीके से चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, ये भी जान लीजिए कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ऑप्शंस में क्या कह रहा है कि वातावरण के प्रभाव के कारण भिन्नता होती है, जन्मजात विशेषताओं के कारण भिन्नता होती है, या वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्यायी क्रिया के कारण भिन्नता होती है। फिर क्या होती है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण होता है। तो ये सब फ्रेंड ऑप्शन, ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं है, सबसे अच्छा ऑप्शन सी है कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्यायी क्रिया के कारण ये हमारे जो व्यक्तित्व में एक दूसरे से व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न किस कारण से होते हैं, कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्यायी क्रिया के कारण यानी अंतः क्रिया के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की ही दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यक्ति जो कुछ सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है, वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण के परस्पर अन्योन्यायी क्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। इसलिए व्यक्तियों में अपने-अपने वंशानुक्रम तथा वातावरण के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देख लेते हैं बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है फ्रेंड, कि कम महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार का, कि रोमांचकारी होता है, कि मुख्य, कि गौण। तो परिवार भाई हमारे समाजीकरण में मतलब की मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, इसको व्याख्या से भी देख लेते हैं कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है तथा बच्चे द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा सामाजिक समायोजन की क्षमता में वृद्धि करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो मृत्यु संक्रियात्मक बच्चा, फिर साधारण वर्गीकरण करने योग्य, फिर बी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, फिर है अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल, फिर सी ऑप्शन शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, फिर डी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक बच्चा और निगमनात्मक विचार।
तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स ए ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा और साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे अच्छा जोड़ा है फ्रेंड्स। भाई इसको आपने जीन प्याजे में भी देखा है और वही चीज देखिए यहाँ पर डिफाइन भी किया है। आप इसको और अच्छी तरीके से समझ लीजिए पूरा व्याख्या सही इसमें क्या कहा गया है। जीन प्याजे ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को 4 मुख्य अवस्थाओं में बांटा है जो निम्न है। पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था जिसे शैशवावस्था में 0 से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है फ्रेंड, इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है। मैंने आपको थ्योरी में बताया भी है फ्रेंड्स, अगर आपने थ्योरी की क्लास नहीं की है तो जाके देख लीजिए। यहाँ पर फिर भी मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ ये सब कॉन्सेप्ट के थ्रू, प्रश्न के थ्रू, तो आपको फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरी थ्योरी समझना है तो आपको जाके थ्योरी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। ठीक है फ्रेंड, फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न करने लगता है, जिसे हम जिसे हम क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं, यानी जो कि 2 से 7 वर्ष का होता है। ठीक है, इसमें क्या करता है बच्चा, यानी बालक जो होता है वो क्यों और कैसे का प्रश्न करने लगता है। आपने भी देखा होगा भाई, आपके घर में भी चाइल्ड होंगे, छोटे बच्चे होंगे जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था के बीच में होंगे। तो आप देखिए वो बच्चे क्या अक्सर पूछते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, ये क्यों, क्या क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्न बच्चे आपसे खूब पूछते हैं। तो आप कभी कभी तो आप उनके जवाब भी नहीं दे पाते, इतना क्वेश्चन वो पूछ डालते हैं। तो इसलिए पियाजे ने इस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, इसमें क्या होता है 7 से ये स्टेज का एज क्या होता है 7 से 11 ईयर्स तक होता है फ्रेंड्स। अक्सर स्टेज भी पूछ लेता है, तो आपको ये जो साइड में स्टेज को ब्रैकेट में लिखा फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि स्टेज लिख देगा और पूछ लेगा इस स्टेज का नाम बता दीजिए। तो आपको याद होना चाहिए कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एज वाइज आपको याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इस अवस्था में क्या है, बालक तार्किक चिंतन करने लगता है, यानी कि बच्चा तर्क करने लगता है, और बालक बौद्धिक संक्रिया जो गुणा जोड़ घटाना भाग के अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण की क्रिया भी करने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की में क्या है, 11 वर्ष के बाद की अवस्था को क्या बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है, यानी बच्चा जो है वो मतलब कि जो चिंतन है उसमें पूर्णता आ जाती है, यानी समस्या समाधान की बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि 16वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है, तो क्या समझ को प्रदर्शित कर रही है, प्रतीकात्मक विचार को मतलब कि प्रदर्शित कर रही है, कि हम केंद्रित चिंतन को प्रदर्शित कर रही है, कि विपर्य चिंतन को प्रस्तुत कर रही है वो। तो या सी ऑप्शन कार्य कारण को प्रदर्शित कर रही है, समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड्स, कि बच्चा कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है, यानी कि उसको ये समझ है कि अगर बच्ची जो है वो, उसको ये समझ है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, यानी उसको ये पता है कि ये अगर धूप निकलेगी तो कपड़े मतलब जल्दी सूखेंगे, अन्यथा कपड़े नहीं सूखेंगे। उसको मतलब कि एक ये मतलब कार्य कारण होता है, इसको हम कार्य कारण कहते हैं, यानी कि उसकी ये समझ है फ्रेंड कि धूप ही में ही कपड़े सूखते हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड। उसको ये भी नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि कपड़े हवा में भी सूख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या ये क्वेश्चंस में ये जो ऑप्शन है कार्य कारण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, यानी उसकी जो समझ है वो कार्य कारण, यानी ये कार्य होगा तभी, मतलब ये कारण होगा तभी ये कार्य होगा, यानी कि धूप का जो कारण है और कार्य कपड़े जल्दी सूखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कार्य कारण को प्रदर्शित कर रहा है समझ को। ठीक है, अब इसको व्याख्या सहित भी देख ले रहे हैं कि किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध को कार्य कारण संबंध कहा जाता है, तथा बच्ची द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्ची की यह समझ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स 17वां क्वेश्चन देखिए। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क से भिन्न होता है, बजाय के कि क्या होता है, बजाय के मात्र प्रकार होता है या आकार मूर्त
परकता होती है, या सी ऑप्शंस प्रकार मात्रा होती है, या डी ऑप्शंस होता है कि आकार किस्म होता है। तो ए ऑप्शंस क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ उल्टा कर दिया है। तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मात्रा प्रकार होता है, और बी ऑप्शन आकार मूर्त परकता होती है, या सी ऑप्शन प्रकार मात्रा होती है, या डी ऑप्शन आकार किस्म होती है। तो सी ऑप्शन सबसे अच्छा फ्रेंड है कि प्रकार मात्रा होती है हमारा। तो इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि प्याजे के अनुसार जो प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे प्याजे, जीन प्याजे, जिन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध किए। जीन प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क से प्रकार में भिन्न होता है, यानी कि जो उसका जो चिंतन होता है वो वयस्कों की तुलना में भिन्न होता है ना कि मात्रा में। ठीक है फ्रेंड्स, वही कहने का सेंस है। तभी ये ऑप्शन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि, तो क्या कह रहा है कि प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क से क्या होगा, प्रकार में भिन्न होता है। ठीक है, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स कि अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, यानी अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। इसमें क्या है, प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। फिर है बी ऑप्शन शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना। फिर सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना बिना स्पष्टीकरण देना। ठीक है, और डी ऑप्शन से मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। देखिए फ्रेंड्स, उपहार देना ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो ऑप्शंस बी ऑप्शंस है फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, यानी कि बी ऑप्शंस जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा डाउट था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ऊपर जाके देखा। तो बी ऑप्शंस था कि ये शायद प्रश्न वहां पर भी सीटेट में भी डाउटफुल था शायद मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, इसलिए। तो बी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना आधारभूत सहायता का उदाहरण है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में कार्य करने की चेतना को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे क्या होता है कि क्योंकि इससे विद्यार्थियों में कार्य करने की चेतना को प्रोत्साहित किया जाता है। आप देख लेते हैं फ्रेंड, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को जब तक पुनर्बलन ना दिया जाए तब तक वो सीखेगा नहीं। भाई रेनफोर्समेंट देना चाहिए बच्चे को, लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय देना चाहिए। फिर बी ऑप्शन है परिपक्व होने से। फिर सी ऑप्शन है अनुकरण से। फिर डी ऑप्शन है वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। डी ऑप्शन सबसे अच्छा फ्रेंड्स है कि वाइगोत्स्की का मत है कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास मुख्यतः दो कारकों से होता है। प्रथम सामाजिक कारक तथा द्वितीय भाषा। इन्हीं दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों का वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होता है, तथा भाषा का विकास इसी कारक पर निर्भर करता है। देख लेते हैं फ्रेंड, कोलबर्ग ने क्या कहा है कि कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं तो संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, या नैतिक विकास के चरण। तो डी ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड्स कि कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट पर अपना जो मतलब कि सिद्धांत दिया है वही। तो यहाँ नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया है कोहलबर्ग ने। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख चरण का उल्लेख किया है, जो निम्न है। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे हम प्राक रूढ़िगत स्तर भी बोलते हैं। और दूसरा है परंपरागत स्तर, जिसे रूढ़िगत नैतिक स्तर भी बोलते हैं। और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत स्तर। फ्रेंड्स, मैंने कोलबर्ग की थ्योरी आपको बहुत अच्छा इन डिटेल में बताया है, जहां से अक्सर सीटेट उन पॉइंटों से क्वेश्चन हर
हर बार पूछा है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर जाके कोलबर्ग की थ्योरी को देखिए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। आप उसको जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टेप्स बताएँ उसमें भी उन्होंने क्या बताया और कितने सब स्टेप्स बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स? ये 3 चरण तो बताए हैं, लेकिन इन तीनों चरण में 2-2 स्टेप्स कोलबर्ग ने बताया है, उसको भी मैं इन डिटेल थ्योरी में बताया हूँ। और उन सब स्टेज में सब स्टेज से भी क्वेश्चंस पुट अप करता है सीटेट। तो आप जाके ज़रूर देखिएगा थ्योरी का। ठीक है फ्रेंड्स? अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो ए ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद देखिए फ्रेंड याद करना ही है कराना ही नहीं है फ्रेंड हमें। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक का मात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। फिर सी ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी-बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। डी ऑप्शन है एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो ए सी ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड कि एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी-बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा कक्ष का वातावरण तथा पाठ्यक्रम स्वरूप बालक के अनुकूल तैयार किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अनुकूल तैयार किया जाता है ताकि बालक सहज व सरल ढंग से सीख सके। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी-बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, इससे पता चलता है कि इससे पता चलता है कि शिक्षा बाल केंद्रित है, ना कि शिक्षिका या पाठ्यक्रम केंद्रित है। ठीक है फ्रेंड? और हमें जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स? अब बी ऑप्शंस है बुद्धि है। बुद्धि क्या है? समस्या का एक समुच्चय है या एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता या एक विशिष्ट योग्यता। तो ए ऑप्शन हमारा है सबसे अच्छा कि समस्याओं जो सामर्थ्य का एक समुच्चय है, यानी बुद्धि क्या है? एक सामर्थ्य का एक समुच्चय है। ठीक है? तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका व्याख्या क्या है। बुद्धि एक प्रकार की मानसिक क्षमता होती है जिसके द्वारा किसी कार्य को सहजता पूर्वक किया जा सकता है, अतः बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख रहे हैं भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या निष्पक्ष। तो अति संवेदनशील है फ्रेंड्स। तो डी सी ऑप्शन सबसे अच्छा है 23 क्वेश्चंस का। तो देख लेते हैं कि भाषा विकास के संदर्भ में प्रारंभिक बचपन का काल बालकों के लिए अति संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक बचपन में सीखी गई बात स्थिर स्मृत पटल पर छप जाती है, जो लंबे समय तक याद रहती है। अतः बालक के बचपन में बालक को भाषा के संबंध में अत्यधिक ध्यानपूर्वक ज्ञान कराना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, एक सह शिक्षा कक्षा में यानी को एजुकेशन क्लास में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो यह टिप्पणी है। देखिए फ्रेंड, जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप से क्वेश्चंस हर बार पूछता है कोई। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है फ्रेंड, और आपका एक नंबर भी फिक्स है इस तरह के क्वेश्चंस पे। तो यह टिप्पणी है क्या है? जातीय भेदभाव का परिचायक है, या बी ऑप्शन लड़के-लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। इस सी ऑप्शन लड़के-लड़कियों से में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। तो डी ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड कि लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक माता महत्ता को उजागर करता है। तो सी ऑप्शन सबसे अच्छा फ्रेंड है हमारा कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा की गई टिप्पणी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए 25 क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारा कि बच्चों को लेबल करने यानी आकलन क्या है फ्रेंड? आकलन क्या है? बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। फिर बच्चों में प्रतियोगिता भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना,
सी ऑप्शन सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव उत्पन्न करना। तनाव और दबाव यानी प्रेशर, ये सब तो हमें करना ही नहीं है। फिर डी ऑप्शन से सीखने में सुधार का एक तरीका है, तो डी ऑप्शन सबसे अच्छा है। आकलन से क्या होगा, हमें ये एनालाइज होगा है कि हमें बच्चे पे क्या वर्क करना है, क्या वर्क नहीं करना है, बच्चे को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, ये सब हमें आकलन से पता चल जाता है। तो इसमें क्या होगा, उसके हम फिर क्या करेंगे, उसके सीखने में हम एक सुधार का एक नया तरीका अपनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आकलन सीखने में एक सुधार का एक तरीका है। तो अब आइए 26 क्वेश्चंस देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ए ऑप्शन है, या एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। या एक बी ऑप्शन है, या एक विश्वास है कि कक्षा बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। सी ऑप्शन है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। डी ऑप्शन है, एक या एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो या एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। फिर डी ऑप्शन क्या कह रहा है? या एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। और सी ऑप्शन क्या है? यह एक दर्शन है, यानी एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो सी ऑप्शन सबसे अच्छा फ्रेंड हमारा। इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि समावेशन एक बहुत ही व्यापक संकल्पना है। जो समावेशन है वो एक बहुत ही व्यापक संकल्पना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक तत्व समाहित हो सकता है। कक्षा-कक्ष शिक्षण में समावेशन का तात्पर्य है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड 27 क्वेश्चंस कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। बी ऑप्शन है, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। और सी ऑप्शन है, उन्हें कक्षा से अलग बैठाएँ, ऐसा भी नहीं करना है फ्रेंड हमें बच्चों के साथ। फिर डी ऑप्शन है, उन पर ध्यान ना दें। ध्यान क्यों नहीं देंगे फ्रेंड? क्योंकि ध्यान नहीं देंगे तो हमारे बच्चे का अच्छी वो कैसे होगा, मतलब कि डेवलपमेंट होगा, कैसे अच्छा वो करेगा, फिर हमारा क्लास में हमारी कैसी अच्छी क्लास बनेगी, ये सब अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। तो बी ऑप्शन सबसे अच्छा है हमारा ऑप्शंस कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों की को जो शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ठीक है फ्रेंड्स? देख लीजिए इसको व्याख्या सही भी। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की सामान्यतः समस्या यह होती है कि कक्षा कक्ष में वह उपस्थित छात्रों के साथ स्वयं का समायोजन नहीं स्थापित कर पाते। क्यों? जो क्या समस्या यही होती है उनके पास कि जो अगर वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं तो वो बच्चों में यही समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है कि वह कक्षा में उपस्थित छात्रों के साथ स्वयं का समायोजन नहीं कर पाते हैं। अतः शिक्षक को इस समस्या के समाधान का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को विद्यार्थी के पृष्ठभूमि की जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। तभी तो वो उसके ऊपर वर्क करेगा, तभी तो उसके ऊपर वो उसको क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, कैसे करना है, उसको कक्षा में उसको क्लास में कैसे एक्टिविटी कराना है, कैसे उसको मतलब सब चीज़ ध्यान तभी शिक्षक दे पाएगा उसके ऊपर, ठीक है? फिर उपलब्ध करानी चाहिए तथा उन्हें सामूहिक गतिविधियों, खेल, परिचर्चा, वाद-विवाद में शामिल करना चाहिए तथा प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है? अब 28 क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन-सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो मनोभाव का जल्दी-जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग, ये क्या है? अधिगम निर्योग्यता की पहचान कौन व्यवहार जो पहचान करता है, क्या कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है मनोभाव का जल्दी-जल्दी बदलना, मूड स्विंग करना, फिर अपमानजनक व्यवहार करना या शब्दों को सही तरीके से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरीके से ना लिख पाना। या डी ऑप्शन है ए और बी। तो हमारा जो सी ऑप्शन है फ्रेंड वो सबसे सही है कि
कि जो क्या होता है कि कौन-सा व्यवहार है कि बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो शब्दों को सही तरीके से ना समझ पाना और शब्दों को सही तरीके से ना लिख पाना, ये क्या है? बच्चे बच्चे की अधिगम निर्योग्यता को पहचान कर आता है। ठीक है फ्रेंड? शब्दों को सही तरीके से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरीके से ना लिख पाना बच्चे की अधिगम निर्योग्यता को प्रदर्शित करता है। फिर 29वां क्वेश्चन्स देख लेते हैं फ्रेंड, हमारा क्या कह रहा है? एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ठीक है फ्रेंड्स? आंशिक रूप से देख सकता है, तो बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। फिर उसे शिक्षा देनी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं आएगी। उसे अलग स्थान में डालने की आवश्यकता है। फिर डी ऑप्शन क्या है? विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। भाई कोई बच्चा अगर किसी आंशिक रूप से किसी चीज़ में वो चीज़ करने के काबिल नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में या उससे विशेष प्रावधान करते हुए उसे वो सुविधा देनी चाहिए जिससे वो कर सके, एक कॉमन बच्चे की तरह। ठीक है फ्रेंड्स? तो इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं। तो ऑप्शंस क्या है? विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। भाई दृष्टि दोष से ग्रसित किसी बच्चे को विशेष स्कूल में दाखिला देने की ज़रूरत नहीं होती है। बस उनके लिए विशेष प्रावधान कर देना चाहिए ताकि सामान्य बच्चों के साथ यानी नॉर्मल बच्चों के साथ अधिगम क्रिया आसानी से कर सके। ठीक है फ्रेंड्स? अब देखिए सीखना क्या होता है फ्रेंड्स हमारा? सीखना क्या होता है कि सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। फिर संवेग से क्षीण संबंध रखता है। संवेग से क्षीण संबंध रखता है। फिर सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। फिर डी ऑप्शन से सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है भाई। सीखना वह क्रिया होती है जिससे बच्चे के मानसिक क्षमता तथा शिक्षण में परिपक्वता आती है। यह क्रिया अधिगमकर्ता सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होती है। भाई इमोशंस जो होता है फ्रेंड्स वो सीखने पे भी प्रभाव डालता है। यही कहने का ये बताने का यही सेंस है यहाँ पर। क्योंकि सीखना सीखना जो है वो सीखने वाले की रुचि पर निर्भर करता है, ठीक है? भाई आपको रुचि होगी तभी आप किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर होगे, ठीक है फ्रेंड? इस सीखने की क्रिया कितनी तेज़ या कितनी धीमी है, ठीक है? यानी सीखने वाले की जब तक रुचि खिंच अगर अगर उसकी रुचि है, तो सीखने की प्रक्रिया तेज़ होगी, अगर रुचि नहीं है, तो सीखने की प्रक्रिया धीमी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन्स हमने किया है। 30 क्वेश्चन्स मैं और कराऊँगा, धीरे-धीरे और लाऊँगा सीडीपी में क्वेश्चन्स को। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक आपका मिलेगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। अगर मोटिवेशन भाई हम भी मोटिवेट होंगे आपके मोटिवेशन से तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स हम हमारा जो संकल्प है, हमारा जो जो मेन मोटिव है कि आपका सीटेट इस बार क्लियर हो, क्योंकि हम देखते हैं आपके सपनों को अपनी नज़रों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्लास पसंद आई हो तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये आप अगर क्लास को खुद देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि अगर अच्छी लग रही हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।